वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, पावर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा जहां विंग को मेडिसिन देता है और फिर वहां से वो लोग वापस आ जाते हैं। अब हम 4 बजे का सीन देखते हैं जहां विंग घर से कुछ ही दूर पे वांग जी की गाड़ी से उतरता है और फिर वांग जी को मुस्कुराकर बाय करता है और निकल जाता है। अब विंग अंदर आता है जहां आज मैडम यू घर पर नहीं थी, वो बाहर गई थी। विंग एक हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, थैंक गॉड आज आंटी घर पर नहीं है, वरना वो मेरी हालत देखकर समझ जाती। और अब विंग जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर किचन में आता है और रात के खाने की व्यवस्था करने लगता है। इधर विंग आज हैप्पी लग रहा था और वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। अब कुछ देर बाद सभी लोग घर पहुंच जाते हैं और इधर हम वांग जी को देखते हैं जो विंग को घर छोड़ने के बाद लैंड मैंसन में आता है और वो सीधा अपने कमरे में जाता है और फिर फ्रेश होकर वापस गाड़ी में बैठता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। जहां वांग जी हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है जहां सामने हॉस्पिटल बेड पर एक शख्स पड़ी हुई थी, उस पर बहुत सारी मशीनें लगी थी और वांग जी उसको देखते वे कहता है, मॉम आप कैसी है मॉम, आप कब होश में आएंगी, प्लीज़ मॉम जल्दी उठिए ना, आपके वांग जी को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मॉम उठिए ना। और वांग जी उसके आंखों में आंसू थे और वो मन में सोचता है, विंग अब तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी ख़राब करने की कीमत, अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को चोट पहुंचाकर कैसा लगता है। इधर विंग सबको डिनर वगैरह कराकर अपने कमरे में आ चुका था और वो अपने कमरे में लेटे लेटे वांग जी के साथ हुई आज की मुलाकात को ही याद करता रहता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी से उठता है और फिर खुशी खुशी घर का काम करके अपने स्कूल निकलता है जहां वो आज देखता है कि पूरे रास्ते भर वांग जी उसे नहीं मिला। और फिर वो स्कूल पहुंचता है और अपने मन में सोचता है शायद उसको कुछ काम होगा, वैसे भी वो 24 घंटे मेरे आगे पीछे तो नहीं घूम सकता ना। और फिर विंग अच्छे से अपना स्कूल अटेंड करता है और वापस घर आता है और बिना कुछ कहे अपने काम पर लग जाता है। इधर अब दिन बीत रहे थे, वांग जी विंग से नहीं मिलता, यहाँ तक कि आज विंग वांग जी के मेंशन में पहुंचता है जहां कुछ दिन पहले सर्वेंट सर झुका रहे थे, आज वही सर्वेंट पहचानने से इनकार कर रहे थे। ये देखते हुए विंग शॉक और वो उन गार्ड से कहता है, मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ, फिर आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे। जहाँ एक गार्ड हंसते हुए कहता है, बच्चे इस घर में तो रोज एक नई ओमेगा आती रहती है, तो फिर हम कैसे याद रखेंगे कौन आया कौन नहीं, और फिर हम लोग हर ओमेगा की शक्ल तो नहीं देखते ना। ये सुनकर तो विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और फिर वो उल्टे पांव वापस लौट जाता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां विंग ने डिनर वगैरह सब कुछ बना लिया था और वो बाहर आकर मैडम यू से कहता है, आंटी मैंने डिनर बना लिया है और अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैडम यू कुछ भी नहीं कहती। इधर विंग अपने कमरे में आता है और डोर बंद करके रोने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा था, वो गार्ड क्या कह रहे थे, वांग जी हर रोज एक नई ओमेगा के साथ नहीं, ये नहीं हो सकता, जरूर उन लोगों को गलतफहमी हुई होगी, मैं कल उनके ऑफिस जाकर पता करूंगा, यही सोचता है और फिर अपने बेड पर लेट जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जल्दी से अपना काम ख़त्म करता है और फिर वो सीधा लैंड ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर वो वहीं वांग जी से मिलने को कहता है, मगर वहाँ भी उसे अपॉइंटमेंट है ये पूछते हैं, मगर विंग के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है। विंग फिर वहाँ से अपने स्कूल आ जाता है और फिर जब उसके स्कूल ओवर हो जाती है उसके बाद वो फिनलैंड में वांग जी के ऑफिस पहुंचता है, मगर उसका वहां जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि गार्ड उसे वांग जी से मिलने ही नहीं देते। अब विंग और उदास हो जाता है और अपने मन में सोचता है वो वांग जी से बात करके ही रहेगा। और फिर इसी तरह 1 महीना निकल जाता है जहाँ वांग जी ने विंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। ये देखते हुए विंग सैड रहने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने मील भी स्किप करने लगा था। वो पहले से भी बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो गया था। वहीं एक दिन मैडम यू विंग को देखती है और मन में सोचती है, वैसे इसको क्या हो गया है, ये इतना कमज़ोर क्यों लग रहा है, अब तो मैं भी इस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, फिर इसे क्या हो गया। और फिर सोचती है, खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना इससे, और फिर अपने काम में लग जाती है। अब कुछ दिन और बीत गए थे। विंग अपने क्लास में बैठा था, तभी न्यूसेन और शाओसिन चैन विंग से पूछते हैं, विंग हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं तो कुछ उदास रहता है, क्या बात है, क्या मैडम यू ने तुझसे कुछ कहा। विंग कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। न्यूसेन कहता है,
देख विंग, हम लोग बचपन से फ्रेंड हैं और फिर जितना मैं तुम्हें जानता हूँ शायद तू खुद भी अपने आप को नहीं जानता होगा। इसलिए यार बता, कोई प्रॉब्लम है तो हम तेरी हेल्प करेंगे। यार शाओ चिन चैन भी कहता है हाँ यार हम लोग तेरी हेल्प करेंगे। और वो दोनों विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं। तभी विंग दोनों को देखता है और अचानक ही उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। जो देखते हुए न्यूसेन कहता है विंग क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है। जहाँ विंग कहता है न्यूसेन मैं किसी से प्यार करता हूँ। न्यूसेन और शाओ चिन चैन ये सुनकर शौक और कहते हैं क्या, किससे, कहाँ, कब। न्यूसेन कहता है पर ये तो अच्छी बात है ना कि फिर तू किसी से प्यार करता है तो तू रो क्यों रहा है। और वो अल्फा कौन है जिसे तू प्यार करता है। विंग कहता है वांग जी। न्यूसेन और शाओ चिन चैन कहते हैं क्या, वांग जी, कौन वांग जी, क्या वो हमारे क्लास में है या फिर कॉलेज में। विंग कहता है नहीं। न्यूसेन कहता है फिर वो कौन है। विंग कहता है लैन वांग जी। ये सुनकर तो दोनों फिर से शौक। तभी न्यूसेन शौक होकर कहता है ब्रो, क्या तू लैन एम्पायर के सीईओ लैन वांग जी की बात तो नहीं कर रहा ना। विंग कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। न्यूसेन कहता है क्या, लैन वांग जी वो तेरा बॉयफ्रेंड है। विंग कहता है हाँ। तभी शाओ चिन चैन कहता है विंग ये तू क्या कह रहा है, लैन वांग जी वो तेरा बॉयफ्रेंड है, कब से। विंग कहता है जब से मेरे पैर में मोच आई थी, मैंने बताया था ना मेरा एक्सीडेंट हुआ है, वो उसी के साथ हुआ था। और फिर हम लोग रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे और उसने तो मुझे 2 ही मुलाकात में प्रपोज़ किया था। मैंने उसे इनकार भी कर दिया था मगर वो नहीं माना और फिर न जाने कब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, पता ही नहीं चला। तभी न्यूसेन कहता है तो अब प्रॉब्लम क्या है। ये तो अच्छी बात है ना कि वांगजी जैसा रिच हैंडसम पर्सन तेरा बॉयफ्रेंड है, तो तू रो क्यों रहा है, क्या हो गया है। विंग रोते हुए कहता है न्यूसेन पिछले 1 डेढ़ महीने से ना तो वो मुझसे मिलने आया और ना ही उसने मुझे कांटेक्ट किया। तभी न्यूसेन कहता है अरे यार वो शहर से बाहर गया होगा, वैसे भी वो इतना बड़ा आदमी है, उसे कई काम रहते होंगे, तो तू इतनी सी छोटी बात के लिए रो रहा है। विंग कहता है नहीं न्यूसेन, वांगजी कहीं नहीं गया है, वो यहीं है इसी शहर में। और अब मुझे लग रहा है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं उससे मिलने उसके घर गया, ऑफिस गया, मगर वो मुझसे नहीं मिला। न्यूसेन कहता है विंग वो इतना बिजी पर्सन है, बिजी रहा होगा इसलिए नहीं मिल पाया, तो कुछ ज़्यादा सोच रहा है। विंग कहता है नहीं न्यूसेन वो बात नहीं है, दरअसल कुछ दिन पहले जब मैं उसके मेंशन में गया तो वहाँ गार्ड ने बताया कि वो हर रोज़ नई ओमेगा के साथ मेंशन में आता है। न्यूसेन शॉक होते हुए कहता है क्या वो पर्सन प्ले बॉय है क्या। विंग कहता है पता नहीं यार, उसी बात की तो टेंशन हो रही है क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है। न्यूसेन कहता है डर, कैसा डर, कहीं तूने उस प्ले बॉय इंसान के साथ वो सब कुछ तो नहीं कर लिया ना। विंग ये सुनकर चुप हो जाता है। जिस वजह से न्यूसेन समझ जाता है और वो विंग पर गुस्सा करते हुए कहता है विंग ये तूने क्या किया, इडियट, तू जानता है ना तू अभी केवल 17 साल का है। और सोच अगर तेरे घर में पता चलेगा कि तूने लैन वांग जी के साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो तेरी आंटी मैडम यू वो तुझे घर से निकाल देगी। विंग कहता है मैं जानता हूँ मगर अब मैं क्या करूँ। न्यूसेन कहता है भूल जाओ उसे, और वैसे भी वो बहुत बड़े लोग हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। विंग कहता है नहीं न्यूसेन, मैं मैं उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। कम से कम एक बार उससे पूछ तो लूँ कि उसने मुझे इग्नोर करना क्यों स्टार्ट किया। जिस पर न्यूसेन कहता है सीरियसली विंग, तू अभी भी नहीं समझा, वो पर्सन तुझे केवल अपने बेड पर ले जाना चाहता था और तू इडियट चला भी गया। विंग कहता है हाँ यार मगर मुझे उससे बात करनी है। न्यूसेन कहता है ओके बता तुझे किस तरह हेल्प चाहिए। विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तू अपने गगा से कहकर लैन वांगजी से एक मीटिंग फिक्स कर या फिर अपॉइंटमेंट दिलवा दे। न्यूसेन कहता है गगा क्यों। विंग कहता है अरे यार तुम्हारे गगा भी एक बिजनेसमैन है ना। न्यूसेन कहता है हाँ विंग मेरे गगा बिजनेसमैन है और हमारा बिजनेस है क्या मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने का, और तुझे लगता है कि लैन वांगजी जैसा बिजनेसमैन मेरे गगा जैसे मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने वाले पर्सन से मिलेगा। नहीं यार वो नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ और ही सोचना होगा। विंग कहता है क्या। न्यूसेन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। विंग कहता है कैसा आइडिया। न्यूसेन कहता है 2 दिन बाद हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे कॉलेज में। उससे पहले हमारे कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी
होगी तो क्यों ना हम लोग चीफ गेस्ट के तौर पर लैन वांगजी को बुलाए। तू अपना परफॉर्मेंस भी दे देना और वांगजी से बात भी कर लेना। विंग कहता है वो तो ठीक है न्यू हुसैन, मगर हम चीफ गेस्ट के तौर पर वांगजी को कैसे बुलाएंगे। न्यू हुसैन कहता है वो चीज़ तू हम पर छोड़ दे, बस तू ये रोना बंद कर। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अब हम सीधा चलते हैं फ्रेशर पार्टी में, जहाँ आज वांगजी फ्रेशर पार्टी अटेंड करने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट था क्योंकि फाइनली आज वो वांगजी से मिल भी पाएगा और उससे बात भी कर पाएगा। अब कुछ ही देर बाद उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ विंग ने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था और वो स्टेज पर आकर वांगजी की तरफ ही देखकर सिंगिंग कर रहा था। और अब कुछ देर बाद जब सिंगिंग कंपटीशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल वांगजी से कहता है कि वो इन सभी बच्चों से कुछ कहे जो अब स्कूल से कॉलेज जाने वाले हैं। वांगजी हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो स्टेज पर आ जाता है, जहाँ वांगजी पढ़ाई को लेकर सभी बच्चों को एक स्पीच देता है और साथ ही ये भी कि हम जिस काम के लिए एक बार सोच लेना तो उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद विंग और वांगजी बाहर निकल जाते हैं, जहाँ बाहर आते ही विंग एकदम से वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ एक रूम में ले आता है। पहले तो विंग वांगजी को एकदम टाइट हक करता है और कहता है वांगजी तुम कहाँ थे इतने दिनों से, तुमने ना तो मुझसे बात की और ना ही मुझसे मिलने आए, क्यों वांगजी क्यों। तभी वांगजी विंग के दोनों शोल्डर पकड़कर उसे अपने से दूर करता है और अपने कोट को साफ करते हुए कहता है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करने की। विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो। वांगजी कहता है हे यू, आइंदा से अपनी औकात में रहना समझे। विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा विंग, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांगजी हंसते हुए कहता है प्यार, कौन सा प्यार, कैसा प्यार, शायद तुम्हें पता नहीं विंग, ओमेगा मेरी कमजोरी है। और हाँ, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग वांगजी की बात सुनता है और रोते हुए कहता है वांगजी। वांगजी कहता है सच बताऊँ विंग, तो मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल थे। तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया था और हॉस्पिटल में जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया पता है, और ओमेगा होती तो उसी दिन मेरे साथ मेरे बेड पर होती, मगर तुम टफ थे, तुम्हें बेड तक ले जाने के लिए मैंने काफ़ी पापड़ बेले। तुम्हें पता है तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने काफ़ी सारी मीटिंग कैंसिल की जो करोड़ों की थी। तुम ये समझ लो कि तुम मुझे कितने करोड़ में पड़े हो। और हाँ, भले ही मैं तुम्हें अपने बेड पर लाना चाहता था मगर नीड तो तुम्हारी भी थी ना, इसलिए वो सब भूल जाओ। और हाँ, आइंदा से मेरे घर मेरे ऑफिस के बाहर भी नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझे। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी विंग, जिसकी आंखों में आंसू थे, वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी को अपनी तरफ करके उसके फेस पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ वो सब करने की। और हाँ मिस्टर लैन वांगजी, आज तो तुम ये कह रहे हो मगर एक दिन तुम अपने इसी बात के लिए रिग्रेट करोगे और मेरे सामने अपना ये घमंड से भरा हुआ सिर झुकाकर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगोगे समझे। और विंग रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर वांगजी भी वहाँ से निकलकर अपने ऑफिस पहुँचता है। इधर विंग अपने फ्रेंड न्यू हुसैन और शाओ सिंचेन के पास आता है और उन्हें हक करके रोने लगता है। तभी अचानक रोते रोते विंग बेहोश हो जाता है। ये देखते हुए न्यू हुसैन और शाओ सिंचेन घबरा जाते हैं और वो जल्दी से विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर विंग को चेकअप करने के बाद न्यू हुसैन और शाओ सिंचेन से कहता है कि हमें इनके पेरेंट्स से बात करनी है। न्यू हुसैन कहता है पेरेंट्स से, मगर डॉक्टर ऐसी क्या बात है कि आपको पेरेंट्स से ही बात करनी है। डॉक्टर कहता है देखो बच्चों, ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है, मुझे उसके पेरेंट्स से बात करनी होगी। ये सुनकर तो न्यू हुसैन और शाओ सिंचेन दोनों ही डर जाते हैं और वो तुरंत जियान फेमियान को बुलाते हैं। जियान फेमियान भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जियान फेमियान को बताता है कि विंग की एज 70 ईयर्स ओल्ड है और इस उम्र में उसे ब्रेन ट्यूमर होना ये बहुत ही डेंजर है, और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर तो जियान फेमियान शॉक, वो कहते हैं क्या विंग को ब्रेन ट्यूमर है और वो प्रेग्नेंट भी है। डॉक्टर कहता है हाँ, और हाँ हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा वरना उसकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मगर इस कंडीशन में उसका ऑपरेशन करना वो बहुत रिस्की है। जियान फेमियान कहता है डॉक्टर क्या हम बेबी के आने के बाद विंग का ऑपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है कर तो सकते हैं मगर रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जियान फेमियान कहता है कैसा रिस्क। डॉक्टर कहता है जैसे उसकी याददाश्त भी जा सकती है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। जियान फेमियान ये सुनकर डॉक्टर से थोड़ा टाइम मांगता है और फिर
बाहर आकर न्यूसेन और शाओ सिंचैन से पूछता है कि बिंग प्रेग्नेंट है, उसका बॉयफ्रेंड कौन है, उसके पेट में किसका बच्चा है। जो सुनकर पहले तो न्यूसेन और शाओ सिंचैन दोनों शौक थे, मगर जियान फेमियान के बार बार पूछने पर न्यूसेन और शाओ सिंचैन जियान फेमियान को बता देते हैं कि विंग के पेट में जो बच्चा है वो लैन वांगजी का है। ये सुनकर तो जियान फेमियान शौक, और फिर वो सीधा लैन ऑफिस जाते हैं। जहाँ जाते ही वो सीधा वांगजी का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग के साथ वो सब करने की? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुमसे काफ़ी छोटा है? आखिर तुम कैसे मेरे बच्चे के साथ वो सब कर सकते हो, कैसे? जो सुनकर वांगजी कहता है, जैसे उसने किया मेरे साथ। जो सुनकर जियान फेमियान शौक, और वो वांगजी से पूछता है कि क्या किया है उसने। वांगजी जियान फेमियान को बताता है कि उसकी वजह से मेरी मॉम कोमा में है, मेरे डैड इस दुनिया से चले गए और मेरे अंकल अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, और ये सब आपके बेटे विंग की वजह से हुआ है। जियान फेमियान कहता है, क्या विंग की वजह से? वांगजी कहता है, हाँ विंग की वजह से। वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा था और उसके दोस्तों ने अपनी गाड़ी मेरे डैड की गाड़ी से ठोक दी, और इस वजह से मेरे मॉम डैड की गाड़ी खाई में गिर गई, जिसमें मेरे डैड मर गए और मॉम हॉस्पिटल पहुंच गई, और अंकल उन्होंने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए। जियान फेमियान कहता है, ये झूठ है, मेरा विंग ऐसा कर ही नहीं सकता। और रहा तुम्हारे फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ था, मगर तुमने तो मेरे विंग की ज़िंदगी जानबूझकर ख़राब कर दी। और हाँ मिस्टर लैन वांगजी, आज तुमने जो कुछ भी कहा ना, एक दिन देखना वो गलत साबित होगा, और हाँ तब तुम्हें रिग्रेट होगा। तब तुम अपने आप को कोसोगे कि तुमने मेरे विंग के साथ क्या किया। वांगजी हंसते हुए कहता है, रिग्रेट, वो भी मुझे? लैन वांगजी को? नेवर, नथिंग। और आप जा सकते हैं, वरना मैं गार्ड को बुलाकर आपको धक्के मार के बाहर फेंकवा दूंगा। जियान फेमियान कहता है, मैं जा रहा हूँ लैन वांगजी, मगर एक दिन तुम्हें पछतावा जरूर होगा। इतना कहकर जियान फेमियान वहाँ से चला जाता है। और अब जियान फेमियान सोचता है, अगर यू को पता चलेगा कि विंग प्रेग्नेंट है तो वो विंग को ताने दे देकर मार देगी, और वांगजी अभी उसे नहीं पता कि विंग प्रेग्नेंट है, और अगर उसे भी पता चल जाएगा कि विंग प्रेग्नेंट है तो वो भी मेरे विंग को जीने नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे विंग की वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है। मगर मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरा विंग ऐसा नहीं कर सकता। खैर वो सब तो मैं बाद में देखूँगा, मगर उससे पहले मुझे विंग को यहाँ से भेजना होगा। मगर कैसे? क्योंकि यू को पता चलेगा कि मैं विंग को यहाँ से भेज रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करेगी, इसलिए अब मुझे दूसरा ही तरीका अपनाना होगा। और अब वो डॉक्टर के साथ मिलकर विंग के मौत का खेल रचता है और विंग को अमेरिका भेज देता है अपने फ्रेंड मिस्टर सू के पास। और अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां आज विंग वापस चाइना आया था, मगर वो चाइना में किसी को नहीं पहचानता था, यहाँ तक कि अपने अंकल जियान फेमियान को भी नहीं। और अब विंग के लाइफ में केवल 2 ही लोग इम्पोर्टेंट थे, और वो थे मिस्टर सू का बेटा शुयान और विंग का बेबी आयुयान। जहाँ विंग शुयान को अपना हस्बैंड समझता था, क्योंकि अमेरिका में शुयान ने ही विंग की पूरी केयर की थी। और अब शुयान भी जो विंग से प्यार करता था वो विंग को लेकर चाइना आया था, क्योंकि शुयान के डैड भी अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और अब वो चाइना में भी अपनी एक कंपनी खोल दी थी शुयान के लिए। और अब शुयान, विंग और आयुयान तीनों शुयान के मेंशन में जाते हैं, जहां जियान फेमियान भी विंग से मिलने आया था, मगर विंग जियान फेमियान को ना तो जानता था और ना ही पहचानता था। तभी शुयान विंग से कहता है, विंग ये मेरे अंकल है जियान फेमियान। इसलिए विंग जियान फेमियान को ग्रीट करता है, जहां जियान फेमियान इतने सालों बाद अपने विंग को देखकर बहुत भावुक हो गए। उनके आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। तभी विंग अपनी मासूमियत से पूछता है, अंकल क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो? जियान फेमियान कहता है, कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हें देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, वो भी तुम्हारी तरह मुस्कुराता रहता था। विंग कहता है, ओ आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं। जियान फेमियान कहता है, नहीं बैठने का समय नहीं है, वो तो मैं शुयान को इस घर की चाबी देने आया था और उसे ये ऑफिस रिलेटेड कुछ फाइल भी। अब मैं चलता हूँ, वैसे भी तुम लोग थक कर आए हो, थोड़ा आराम कर लो, और हाँ मैं तुमसे मिलने बाद में आऊँगा। विंग मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है, और फिर जियान फेमियान विंग के सिर पर अपना हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। इधर शुयान विंग से कहता है, वो जाकर आयुयान को सुला दे और मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं शुयान, तुम भी थके हुए हो, चलो तुम भी आराम कर लो।
शुयान कहता है विंग तुम जाओ आराम कर लो और हाँ अपनी मेडिसिन ले लेना। विंग कहता है शुयान प्लीज़ तुम भी चलो ना, और वैसे भी आयुआन सो ही चुका है तो क्यों ना हम दोनों रोमांस करें। शुयान ये सुनकर शौक, मगर फिर भी वो विंग को बड़े प्यार से कहता है रोमांस तो मैं भी कर लेता मगर अभी नहीं क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग ये सुनते शुयान से नाराज़ होकर कहता है ओहो शुयान पिछले 4 साल से यही सुन रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ समझे, इसलिए ये बहाना बनाना बंद करो। शुयान विंग को बात सुनकर विंग को समझाता है बेबी मैं चल लेता मगर सच्ची मुझे बहुत काम है, मैं उसे ख़त्म करके फिर तुम्हारे पास आता हूँ। विंग कहता है सच्ची। शुयान कहता है मुझे और विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग को कमरे में जाने को कहता है। विंग भी ओके कहता है और अपने रूम में चला जाता है। इधर शुयान विंग को देखता है और मन में कहता है विंग प्यार करने का तो मेरा भी मन करता है मगर मैं अभी तुम्हारी इस हालत का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम्हारी याददाश्त वापस ना आ जाए। और फिर शुयान ये सब सोचते हुए अपने स्टडी रूम में आ जाता है और फाइल देखते देखते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। इधर बेचारा विंग अभी भी मेडिसिन लेता है तो उसे भी कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब अगली मॉर्निंग विंग की आँख खुलती है, वो अपने साइड में देखता है जहाँ शुयान नहीं था। विंग मन में सोचता है आज भी ये नहीं आए, आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब विंग उठकर पहले तो फ्रेश वगैरह होता है फिर स्टडी में आता है जहाँ वो आकर शुयान को देखता है जो अभी भी टेबल पर सो रहा था। विंग अपने मन में कहता है ये देखो फिर से ये स्टडी में सो रहे हैं, आखिर इतना काम करते ही क्यों हैं। और फिर विंग वहाँ से किचन में आता है, सबके लिए ब्रेकफास्ट कॉफ़ी वगैरह बनाता है और फिर दोनों को आवाज़ देता है शुयान आयुआन जल्दी आओ ब्रेकफास्ट रेडी है। ये सुनते ही वो दोनों जल्दी जल्दी उठते हैं और फिर रेडी वगैरह होकर नीचे आते हैं जहाँ अब दोनों पहले तो विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं और फिर दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद शुयान विंग से कहता है कि वो ऑफिस जा रहा है। विंग ओके कहता है मगर तभी वो शुयान से कहता है शुयान मैं कुछ सोच रहा था। शुयान पूछता है क्या। विंग कहता है मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम आयुआन को स्कूल में डाल दें, वैसे भी वो 4 साल का हो चुका है। शुयान कहता है ओके कल चलते हैं। विंग कहता है कल क्यों, आज क्यों नहीं। शुयान कहता है विंग आज तो तुम्हें पता है ना मेरा ऑफिस का पहला दिन है, फिर हम आज कैसे जा सकते हैं। विंग कहता है तो तुम्हें किसने कहा कि मेरे साथ चलो। शुयान कहता है मतलब। विंग कहता है मेरा मतलब शुयान आयुआन को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन तो मैं भी करवा सकता हूँ ना। शुयान कहता है पर विंग तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो पहले गूगल पर ढूंढना है और फिर लोकेशन पता करके वहाँ पर जाना है, बस इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, कुछ घर के आइटम खरीदने हैं, कुछ ग्रोसरी और कुछ कपड़े भी, इसलिए सोचा मैं चला जाऊँ। शुयान कहता है ओके विंग मगर अपना और आयुआन का ध्यान रखना। विंग मुस्कुराकर कहता है हाँ बिल्कुल और फिर शुयान विंग को बाय कहकर चला जाता है। इधर विंग भी शुयान के जाने के बाद अपना फ़ोन निकालता है और आयुआन के लिए एक स्कूल ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद विंग को एक स्कूल मिल जाता है और अब विंग आयुआन को लेकर घर से चला जाता है। अब हम कुछ देर बाद विंग को एक स्कूल में देखते हैं जहां वो आयुआन का एडमिशन करवा देता है और फिर आयुआन को लेकर एक मॉल में पहुंच जाता है जहां वो आयुआन के लिए एक बैग, एक टिफ़िन बॉक्स और वाटर बोतल, उसके लिए शूज वगैरह और फिर कुछ कपड़े, ग्रोसरी, घर के कुछ आइटम और फिर वो दोनों माँ बेटे कुछ देर मॉल में एंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग कॉल देखता है जो शुयान का था। विंग शुयान के साथ बात करने लगता है, तभी आयुआन देखता है कि मॉम डैड से बात कर रही है और वो छोटा सा बच्चा तो था ही, वो खेलते खेलते अपनी मॉम से बिछड़ जाता है। इधर जब विंग का ध्यान जाता है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है तब वो आयुआन को आवाज़ लगाता है जो शुयान ने भी सुन ली थी। वो विंग से कहता है विंग क्या हुआ। विंग कहता है आयुआन नहीं मिल रहा है शुयान। शुयान कहता है क्या, और वो इतना सुनते ही विंग से कहता है विंग घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। इधर शुयान जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और उस मॉल के लिए निकल जाता है जहाँ विंग और आयुआन था।